जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत यहाँ पे ये तात्पर्य है कि मौर्य वंश के पश्चात अर्थात शुंग वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद में जो विदेशी आक्रमण, हिंद यवन आक्रमण, शक, पहलव, कुषाण, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद आंसर लगाना है, अगर आप उसके बाद में फिर मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत चीनी का तो कोई मिश्रण नहीं है। भारत ईरानी शैली, ये भारत ईरानी शैली जो रहेगी मध्यकाल में रहेगी, यहाँ पर इसका कोई विशेष रूप से नहीं दिखती, ये मौर्य काल में थोड़ी बहुत दिखाई देती है। और भारत ग्रीक शैली, तो भारत ग्रीक शैली जो है इसी को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है और यही रहेगा अपना आंसर। यानी कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली विकसित हुई है वो किसका किसका मिश्रण है? तो भारतीय शैली और ग्रीक शैली या इंडो ग्रीक शैली, इंडो मतलब इंडिया। ओके, भारत और इस्लाम शैली जो है ये मध्यकाल में आएगी, अरबस्क शैली इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर आंसर सी आ जाएगा दोस्तों, भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो यहाँ पर विम कटफिसस, ये बौद्ध नहीं बना था। कनिष्क इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कनिष्क यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वो बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाता है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित होता है। कनिष्क जो है वो महायान शाखा को विदेशों में प्रचार करता है उसका। कुजुल कटफिसेस, ये भी इसका आंसर नहीं है और वशिष्ठ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो पार्थियन नहीं, पार्थियन मतलब ईरानी, इन्होंने आक्रमण सबसे पहले नहीं किया। और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक। बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। और कुषाणों ने भी किया था, शकों ने भी किया था, लेकिन इसका यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो बैक्ट्रियन और ग्रीक इसका आंसर आ जाएगा। इनका क्रम था कि सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक, उसके बाद में फिर शक, फिर पहलव या पार्थियन और फिर कुषाण आएंगे इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग का तात्पर्य यहाँ पर उड़ीसा से है। उड़ीसा आप लोगों को पता ही है मैप पे कि ये जो एरिया रहेगा भारत का, ये उड़ीसा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कलिंग का जो राजा था वो था खारवेल, बहुत ही शक्तिशाली राजा था ये। तो यहाँ पर हमको इसके अभिलेख पे चर्चा करनी है। तो नानाघाट अभिलेख जो है ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नानाघाट अभिलेख जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख इसका आंसर आ जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन बन चुका है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ओके, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन ने लिखवाया था जो कि शक शासक था। और नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख भी आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर यह क्वेश्चन है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अब भाई किन शासकों ने तांबे के सिक्कों को सर्वाधिक मात्रा में जारी किया था? तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, प्रतिहार नहीं आएगा। इंडो ग्रीक शासक जो है ये भी आंसर नहीं आएगा। कुषाणों ने सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे, यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा दोस्तों। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सौ के सिक्के भी जारी किए थे और सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने का भी श्रेय इन्हीं को है। शकों ने भी इस टाइप का कोई घटनाक्रम नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो यहां पर सीथिया यानी सीरिया वाला क्षेत्र ये नहीं है इसका आंसर आ जाएगा बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो है यही अफगानिस्तान का पुराना नाम था। ठीक है, ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अफगानिस्तान को प्राचीन काल में बैक्ट्रिया भी कहा जाता था। जेड्रोसिया, तो ये इसका आंसर नहीं है। एरिया, जेड्रोसिया और एरिया जो है ये दोनों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से दहेज स्वरूप प्राप्त हुए थे, ये आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो बिंदुसार ये तो मगध का शासक था, तो इसका आंसर नहीं आएगा। मयूर शर्मन ये भी नहीं है इसका आंसर। कलिंग राजा खारवेल अभी जस्ट हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, तो खारवेल जो इसका आंसर आ जाएगा। अजात शत्रु ये तो मगध का शासक था, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। कलिंग राजा खारवेल से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया। यवनिका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रीवियस वीडियो आप चाहो तो जाकर देख लीजिएगा, हिंद यवन आक्रमण, तो उसमें मैं बताया था कि भारत में कहीं से कहीं तक पर्दा प्रथा प्रारंभ नहीं थी, लेकिन यहां पर पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने, शकों ने नहीं किया था, पार्थियन ने भी नहीं किया था और कुषाणों ने भी नहीं किया था। यूनानियों ने सबसे पहले पर्दा प्रथा या यवनिका की शुरुआत की थी। यवनिका मतलब ये क्या होता है कि जैसे नाटक खत्म होती है, तो नाटक खत्म होने के पश्चात जो पर्दा आपने देखा होगा, मंच पर पर्दा गिर जाता है, बस उसी को यवनिका कहा जाता है। और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में पर्दा प्रथा, स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। अब यहां पर मौर्यों के तत्काल बाद की बात हो रही है। चोल, पल्लव और चालुक्य ये तीनों राज्य जो थे ये बाद में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मौर्यों के तुरंत पश्चात शक्तिशाली होता है सातवाहन वंश। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, सातवाहन वंश इसका आंसर आ जाएगा। ये मौर्यों के तुरंत पश्चात सबसे शक्तिशाली शासन इन्हीं का रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो पार्थव राजा गोंदोफर्निस, नहीं, इसने नहीं किया था। शक राजा रुद्रदामन, यही इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ जो अभिलेख है उसी को सबसे पहले, मतलब ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है। ओके, और ये शक राजा जो रुद्रदमन है ये संस्कृत का प्रखंड विद्वान था दोस्तों। ठीक है, यवन राजा मिनांडर तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और कुषाण शासक कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मिनांडर को तो मिलिंद भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ आप लोगों ने सुना होगा कि नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, क्वेश्चन आंसर, वो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के पश्चात कुषाण वंश, नहीं, ये तो विदेशी आक्रमणकारी था। सातवाहन वंश, नहीं, इन्होंने तो मौर्य के पश्चात शासन किया था। इसका आंसर आ जाएगा कण्व। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति, और देवभूति जो था उसकी हत्या कौन कर देता है, वासुदेव कण्व, और वासुदेव कण्व इसकी हत्या करके स्वयं कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ओके, तो ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व द्वारा कर दी गई थी। ओके, हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देना प्रारंभ कर दिया था। ओके, आंध्र सातवाहन वंश के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, मौर्य शासकों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, गुप्त शासकों ने किया था। तो यहां पर क्या होता है कि गुप्त शासकों द्वारा जो कार्य था वो सामंती प्रथा की शुरुआत हो गई थी गुप्त काल तक। ओके, चोल वंश के शासकों ने भी किया है, लेकिन कोई विशेष तौर पे नहीं। गुप्त वंश के शासकों ने किया है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत की बात हो रही है। सबसे पहला आरंभ किया है आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। और नानाघाट अभिलेख जो है, ये नानाघाट अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ओके, नानाघाट अभिलेख में ये आंध्र सातवाहन वंश के शासकों द्वारा लिखवाया गया था नानाघाट अभिलेख। ये पहला अभिलेखी साक्ष्य है ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है। तो सतमान तो ये तो चांदी का होता था, निष्क ये सोने का होता था, पर्ण इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, काशारपर्ण तो कांसे का सिक्का होता था, तो यहां पर आंसर आ जाएगा पर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी।
तो पाली इसका आंसर नहीं है दोस्तों, प्राकृत इसका आंसर है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? तो प्राकृत भाषा थी, संस्कृत इनकी भाषा नहीं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडो बैक्ट्रियन शासक, इन्होंने ही सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इंडो बैक्ट्रियन शासक। शक शासकों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। गुप्त शासक जो हैं, इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए हैं। ओके, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा गुप्त वंश के शासकों द्वारा। ओके, कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। ओके, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने चलाए हैं और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 78 एडी में तो शक संवत प्रारंभ हुआ था। 56 में तो कोई संवत प्रारंभ नहीं हुआ है, ना ही 72 में हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो शक आक्रमण का, तो शक आक्रमण के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि शक आक्रमणकारी जो होते हैं ये पहले मालवा में शासन कर रहे होते हैं, लेकिन मालवा के शासक विक्रमादित्य ने इन्हें 58 ईसा पूर्व यहां से पराजित करके मथुरा भगा दिया था और इसी खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था और फिर ये एक उपाधि बन गई थी विक्रमादित्य। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो 58, कहीं कहीं पे आपको ये आंसर भी मिलेगा कि 57 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों कभी भी साथ में एक साथ दो ऑप्शन नहीं आएंगे 57 58, या तो 58 आंसर देगा या फिर 57, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा और कोई सा भी एक आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क। ओके, हर्ष ने कोई संवत प्रारंभ नहीं किया था, समुद्रगुप्त ने भी नहीं किया था, अशोक ने भी नहीं किया था। इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी जो रहेगा उसमें शक संवत प्रारंभ किया था और इसी शक संवत से भारतीय कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये आप याद रखिएगा, भारतीय कैलेंडर की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में पेड्यू के नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है ये एक बुक है, ठीक है। इसके राइटर का पता अभी तक नहीं चला है। तो इसमें पेड्यू के नाम का एक बंदरगाह है। तो बेरी गाजा जो है ये बंदरगाह था, ये कहाँ था? पाकिस्तान में। बारबेरिकम भी पाकिस्तान में है। अरिकमेडू जो है, अरिकमेडू बंदरगाह यानी अरिकमेडू यानी पांडिचेरी, ठीक है। अरिकमेडू यानी पांडिचेरी। और ये पांडिचेरी जो है, ये पांडिचेरी आप लोगों को पता ही है कि पांडिचेरी कहां पर है, भारत में ही है, ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्र तट जो है वहां पर पांडिचेरी है और उसी को पेड्यू के नाम से प्राचीन काल में संबोधित किया जाता था। ओके, और कौन सी बुक में? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो दोस्तों हीनयान का अनुयायी तो अशोक था। महायान इसका आंसर आ जाएगा। कनिष्क जो था ये महायान शाखा का अनुयायी था। ओके, और वज्रयान और सहजयान के तो कोई विशेष तौर पे उल्लेख नहीं मिलता है। हीनयान का अशोक था, महायान का कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक और नागार्जुन दोनों किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ये दोनों निवास करते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं, अशोक के दरबार में भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो मेगस्थनीज का लेखक इंडिका का लेखक मेगस्थनीज भारत आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। ओके, तो पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और अश्वमेघ यज्ञ में उनके पुरोहित पतंजलि स्वयं थे, ठीक है। पतंजलि योग दर्शन जो है, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि को ही कहा जाता है। ओके, ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, योग दर्शन।
और बाबा रामदेव योग का प्रचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इसी कारण वो अपने कंपनी का नाम भी उन्होंने पतंजलि रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गोंडोफर्निस। ठीक है, मिनांडर, रुद्रदामन और कनिष्क इनके दरबार में नहीं आया था कोई ईसाई संत। गोंडोफर्निस जो है इसके दरबार में भारत में पहली बार सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया था और तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी मूर्तियां बनाना प्रारंभ हो गई थी, जो गांधार मूर्ति कला के अंतर्गत निर्मित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार तो अशोक के समय भी हुआ था, जैन धर्म का पुनरुत्थान इसके समय नहीं हुआ था, गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के समय ही हुआ है, लेकिन पूछ रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। ओके, तो ये थे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मौर्योत्तर काल से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।